नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार भूमिका। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा है कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना है कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना होता है जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हैं। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व अधिकारों का उपयोग, जिसकी मौजूदगी में सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही उन लक्ष्मण रेखा का निर्णय करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है? अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं पर बात करेंगे। इससे हम इस चर्चा कर पाएंगे कि अधिकारों का क्या मतलब होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। पिछले अध्यायों में तरह के समान बातों की फिर भारत में केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इसकी रक्षा कौन करेगा और इसे लागू कौन करेगा। आखिर हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में अधिकारों की कैसी भूमिका होती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्हें क्या भूमिका निभाई है। अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने अधिकारों के चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले की सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थान को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा आधार पर कर सकते हैं? अध्याय 1 लोकतंत्र की परिभाषा में। अध्याय 2 हमारे संविधान निर्माता मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं। अध्याय 3 भारत में प्रत्येक वयस्क को और एक अधिक अधिकार प्राप्त है। अध्याय 4 अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसे खिलाफ जाने का अधिकार है। गुआंतानामो का बेजा का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। क्यूबा में निकट स्थित टापू में अमेरिका नौसेना का कब्जा था। अमेरिकी सरकार कहती थी कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 हमले में इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल बन्ना 600 लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांशतः मामलों में गिरफ्तार लोगों को देश की सरकार उसकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दे गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वाले को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली। उसे भी जेल में रखा गया और इस कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अमेरिका सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की और फैसला किया कि इसे जेल में डालना है किसे नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो के वे कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा की और बताया कि इनके साथ ज्यादती की जा रही है। इनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उनके कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया।
सऊदी अरब में नागरिक अधिकार गुआंतानामो के उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब उदाहरण देखें हैं। वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितना आज़ादी देती है, इस पर गौर करें जरा इन तथ्यों पर। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा शाह चुनने या बदलने में कोई लोगों की भूमिका नहीं होती है। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और उनके फैसले को पलट भी सकते हैं। लोगों की राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते हैं। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती है। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग के अंदर ये अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों और वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर ज़्यादा काम का दर्जा मिलता है और उन पर कई तरह के सार्वजनिक पाबंदियां लगाई हैं। मर्दों को जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। कोसोवो में जातीय नरसंहार। आप सोच सकते हैं कि यहाँ ये चीज़ें सिर्फ रोजशाही में ही नहीं चल रही हैं। अब चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। या कोसोवो की एक कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया एक प्रांत है, अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानिया लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश में लिहाजा से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। अगर सब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक से यहाँ चुनाव में जीत कर हासिल की, उसकी सरकार ने कोसोवो में अल्बानिया लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उसकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा विश्वास नियंत्रण हो। उसके सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानिया लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया उस पर विचार कीजिए। उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो के वे कैदियों, सऊदी अरब की औरतों के, कोसोवो के अल्बानिया लोगों और भारत में 1984 तथा 2002 दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति, अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से वादा है। हम सभी खुशी से, बिना डर, भय और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरे से ऐसा व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे के लिए समान रूप से लागू हो। अधिकार लोगों के तरीके तार्किक दावे हैं। इन्हें समाज के स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने के लिए अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, उसके लिए लोगों को अपने विचार को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं।
ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। भारतीय संविधान में अधिकार। विश्व की अधिकांशतः दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ी है। यह संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय दिलाने की बात करता है। मौलिक अधिकार इन वायदों के व्यवहार के रूप में देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? आप आम नागरिक के लिए इन अधिकारों को ठीक क्या मतलब होता है? आइए इन पर एक पर नज़र डालें। समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि भारत सरकार में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समान या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, कानून पर समान रूप से लागू होता है। इन्हें कानून पर राज नहीं करते, कानून पर राज भी करते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसी भी राजनेता, सरकारी अधिकारी, सामान्य नागरिक भी कोई अंतर नहीं की जा सकती। मौलिक अधिकार। छुआछूत के अनेक रूप। किसी भी तरह के भेदभाव न होने से सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार के निर्देश देता है कि वह इस मामले को समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यह छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, या उन सारी सामाजिक मान्यताओं को, आचरणों को भी गलत करार देता है जिससे किसी खास जाति या जन्म लेने वाले लोगों को नीचा नज़र देखा जाता है, उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी अन्य किस्म की दखल ना होना, न सरकार का, न व्यक्तियों का, न हम समाज में रहना चाहते हैं। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र भी चाहते हैं। हम चाहेंगे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई भी हमें आदेश न दे इसे ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारे लोकतंत्र एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला विभिन्न स्वरूपों और स्वयं को व्यक्त करना सम्मिलित है। दूसरे से लोग स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरे से अलग हो सकती है। संभवतः कई सौ लोग एक ही तरह के सोचते हैं, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी भी नीति या किसी संगठन की गतिविधि से असहमत रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्त या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी भी नीति या संगठन गतिविधियों की आलोचना करने में स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर, अखबारों, पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता, गीतकार भी कर सकते हैं। आप अपने स्वतंत्र या उपयोग करके किसी भी व्यक्ति, समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते हैं। आप इस स्वतंत्र का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने और उनकी प्रतिष्ठा गिराने वाली प्रचारित करने के लिए स्वतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने और बैठने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने का स्वतंत्र
स्वतंत्रता है, हम भारत के किसी भी हिस्से में रहकर बस सकते हैं। और जैसे आसाम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, या संभव है कि उसे शहर को देखा भी ना हो या उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी वह भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार को निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती है, उसे मारा नहीं जा सकता है। इसका यह भी मतलब है कि कानून आधार होने पर ही सरकार, पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकती है। अगर वो ऐसे करते हैं तो तब भी उन्हें कुछ नियम का पालन करना होता है। आइए एक बार फिर गुआंतानामो और कोसावे को याद करें। इन दोनों मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीज़ों, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि उसका शोषण न हो। संविधान निर्माताओं ने इस संविधान के लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया है ताकि कमजोर वर्ग शोषण न हो सके। संविधान में खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया है जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मुख्य जाति अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े में अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यह काम दूसरे मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो यह उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान, रेलवे, बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। इसी आधार पर कानून बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। इनमें बीड़ी बनाने, पटाखे, दिया सलाई, प्रिंटिंग, रंग रोजने कामों वाले बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इस मामले में हमारे संविधान में निर्माता खास तौर पर चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता के रूप में स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया है। अध्याय 2 में आपने पढ़ा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच मामलों को ही देखना है, व्यक्ति को ईश्वर के बीच मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्षता शासन वह है जहाँ किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उनका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह, पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंध करने की आज़ादी है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान में निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं थी, जिनका सीधा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। अन्य बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव पिछड़ते चले जाएंगे। इस तरह के संविधान अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है।
हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि अधिक गारंटी की तरह है, तब भी ये हमारे किसी काम की नहीं है। हम इन गारंटियों को मानने वाली, लागू करने वाला ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने वाले अधिकार हमारे पास उन्हें लागू करने का उपाय है। हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी गतिविधियों तथा फैसले के ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून नहीं बन सकता है, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी फैसले या मौलिक अधिकारों का हनन होने या किसी उसमें कमी होना तो फैसला या काम ही वैध हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के हनन वाले मामले में कोई पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत जा सकता है, पर अब अगर हम मामला सामाजिक सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसा मामले में जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति, समूह, सरकार के किसी कानून या काम के सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले में जज नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय में शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा की थी, पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान पर दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही था। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिक के मिलने वाले अधिकार हैं या सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और समय के साथ अधिकार सामने आते जा रहे हैं। ये लोगों के संघर्ष से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिलते थे। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अनेक लोगों का मानना था कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अभ्यास।